अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज हम बात करेंगे शाम में खाना जंगी के ऊपर। हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है, एक दहाई हो गई है इस कॉन्फ्लिक्ट को जारी हुए, लेकिन तकरीबन आज से 2 हफ्तों कबल एक नई इसमें लहर और एक नई पेशरफ्त हुई है, जिसको हम समझेंगे भी। इसके असरात क्या होंगे, मुख्तलिफ मुहर्रिकात क्या हुए, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। जनाब, हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन 2 हफ्ते कबल जो बाकी ग्रुप्स हैं शाम के अंदर, उन्होंने मुख्तलिफ शहरों की तरफ पेशकदमी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता बशर अल असद के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी जो फोर्सेस हैं उनको तेज़ करते हुए, अपना मार्का तेज़ करते हुए अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 से 3 शहरों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। और ये बताया जा रहा है कि मज़ीद पेशकदमी भी जारी है और ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स की तरफ से कि वो दमिश्क के ऊपर भी काबिज़ होना चाहते हैं। अब ये सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में जो मामला है, अकेला आइसोलेशन में देखें तो ये जायज़ नहीं होगा। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं इसके दरमियान में, और आपको पता है पहले से ही मशरिक़ वुस्ता में एक मार्का जारी है या एक जंग जारी है जो कि इसराइल और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर हो रही है। अब इस सारे के आपस में क्या कनेक्शंस हैं, किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा ख़ित्ते को, ये हम अपना सवाल अपने तज्ज़ियाकारों के सामने रखते हैं। और ये जो जारी खाना जंगी है, ये किस तरह से ख़तरा हो सकती है या कितना बड़ा ख़तरा हो सकती है, इससे डिस्कशन शुरू करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस सारे मामले के लिए आप डीन हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर आदिल नजम साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल उमूर हैं आप, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुसूसी तौर पर पैनल के ऊपर आज फैसल वड़ाइद साहब, आपकी तारीख़ पर, इंटरनेशनल उमूर के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है और तज्ज़िया तबसरा भी करते हैं, और फ़ख्र दुरानी साहब भी हमारे हाउस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आपसे शुरू करेंगे। आप सबसे पहले हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताइएगा, ये जो शाम में अब खाना जंगी की एक नई लहर हम देख रहे हैं 2 हफ्तों कबल, इसकी वजह क्या समझते हैं? क्या ये आपके लिए भी एक सरप्राइज़ था और इसके पीछे क्या फैक्टर्स हुए? देखिए, ये सीरिया जो 2011 के बाद से 5 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। 2011 से 2019 तक तकरीबन 8 साल एक सिविल वॉर चली है, जो पहले 5 साल में बहुत इंटेंस थी। उसमें सीरिया बहुत से हिस्सों में बट गया और हर हिस्सा जो था वो किसी इंटरनेशनल पावर की बैकिंग से मौजूद था। इसमें टर्की, सऊदी अरब, अमेरिका, ईरान, ये बड़े प्लेयर्स हैं। इसमें ये हुआ कि आखिर में रशिया और ईरान ने मिलकर बशारुल असद, जो 1970 से बास पार्टी के मिलिट्री से उन्होंने इक़्तिदार पर जब से कब्जा किया, उसके बाद से इक़्तिदार कायम रखे हुए थे, तो ईरान और रशिया ने दोनों ने मदद करके इनका दमिश्क पर, हमा पर, हमस पर और इस समेत 65% एरिया है शाम का, उसके ऊपर इनका कब्जा बरकरार रखा हुआ था। लेकिन एक छोटा सा ग्रुप जो था, जो अलकायदा और दाइश से टूटकर तुर्की के बॉर्डर के पास अदलिब के कुछ हिस्से पर उसका कंट्रोल था, इसकी एक बैकडोर गेम चल रही थी, जिसमें वो टर्की उसकी बैक पे था। टर्की एक सीरियन नेशनल आर्मी के नाम से उसका भी एक यहाँ पे प्रॉक्सी है जो कुर्दों के खिलाफ लड़ती है, खिचड़ी पकी हुई है। उसके साथ मिलकर बशारुल असद हुकूमत को कमजोर करने के लिए, इनके खिलाफ अपनी प्रॉक्सीज को आगे बढ़ाने के लिए बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे। तुर्की का मसला ये था कि वो कुर्दों को अपने बॉर्डर से दूर रखना चाहता है। दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है कि अमेरिका और इसराइल ये चाहते हैं कि जो ईरान है उसका जो रास्ता है, जो इराक और फिर शाम से होता हुआ लिबनान तक आता है, इस रास्ते को दरमियान से काटा जाए। तो ये उनके पास तकरीबन 13 साल बाद बेहतरीन मौका आया कि वो जो हयातुत तहरीरुश शाम के नाम से एक ग्रुप है जो दाश और अलकायदा से अलग हो चुका था, जिसको अब तुर्की और अमेरिका बैक करते हैं, जिन्होंने कि यूक्रेन में जाके ड्रोन्स की और नाइट वॉरफेयर की ट्रेनिंग ली है। उस ग्रुप को उन्होंने ऐसे वक्त में लॉन्च किया जब रशिया यूक्रेन में बिजी था और ईरान हिजबुल्लाह के साथ, इसराइल के साथ 1 साल से बिजी है, ऑलमोस्ट 14 माह से। और हिजबुल्लाह के दसियों हजारों फाइटर्स जो पहले इसको हयात तहरीर शाम को और बाकी ग्रुप्स को शिकस्त दी थी उन्होंने, वो भी बहुत से हिजबुल्लाह के फाइटर्स ईरानियन बैक के साथ जो फाइट करते हैं वो मारे जा चुके थे और अपनी फुल फॉर्म में भी नहीं थे, और वो वहां भी बिजी हैं, डिवाइडेड हैं। तो ईरान और रशिया की डिवीजन की वजह से तुर्की, अमेरिका, इसराइल के पास बेहतरीन मौका था कि आप उस M5 हाईवे को कैप्चर करें और
और इस पर तुर्की के बॉर्डर के साथ अपना एक रीजन बनाएं। इसमें तुर्की का भी मुफाद है, इसराइल का भी मुफाद है, अमेरिका का भी मुफाद है कि ईरान की जो वेब है, जो उसका मिलिट्री वेब फैला हुआ है पूरे मिडल ईस्ट में, उसका एक लिंक काट दिया जाए। आप अगर मैप को देखें, अगर शाम के लिंक को काट दिया जाता है ईरान के वेब में से, तो ईरान का राब्ता शाम के साथ, लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ और हमास के साथ, इन तीनों पावर्स के साथ उसकी सप्लाई लाइन कट जाती है, जो कि तकरीबन काट दी गई है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अभी ये जाएगा कहाँ, इसका हमें अंदाजा इसलिए नहीं है कि जो वहां पर 10 से 15% आबादी अलवीज की है। बशारुल असद जो हुक्मरान है वो अलवी हैं, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। यहाँ से 70 to 80% जो हैं सुन्नी हैं, वो कि उनके आपस में भी इख्तलाफात हैं, लेकिन वो अलवीज की हुकूमत 70 से ही कबूल नहीं कर रहे, और अलवीज भी उनको वो स्पेस नहीं दे रहे जो शाम को मुत्तहिद करने के लिए होनी चाहिए थी। तो ये जो अभी हयाउ तहरीर शाम का कब्जा हो गया है बड़ी स्पीड में, और हमस की तरफ वो बढ़ रहे हैं, जिस पर कब्जे का मतलब गेम ओवर होगा। तो ये इसलिए भी कामयाब हुआ है कि ऑन ग्राउंड ज्यादातर लोग इन ग्रुप्स के अगर साथ नहीं हैं, लेकिन अलवीज के खिलाफ वो जरूर हैं। तो ये उनकी कामयाबी की बहुत बड़ी दो वजूहात हैं। अच्छा, एंड गेम इसकी क्या होगी, ये तो हम थोड़ा अगले राउंड्स में जाके बात करते हैं इसके ऊपर, लेकिन आदिल नजम साहब आप कहिएगा, स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आप क्या समझते हैं किस तरह से प्ले कर सकते हैं, और यहाँ पर जिस तरह से बागी ग्रुप एक्टिव हो रहे हैं, क्या आपको लगता है अमेरिका का रिस्पांस इसके ऊपर क्या होगा? क्या आपको लगता है अमेरिका बागी ग्रुप्स को वाकई में बैक करे? आप इससे इत्तफाक करते हैं? बिकॉज बशर अल असद की जो हुकूमत थी अपेरेंटली वो ना तो इसराइल से बहुत ज़्यादा उलझती थी, ना ही अमेरिका के बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट्स हैं उनको कुछ छेड़ाछाड़ी करती थी। तो ये हक में होगा इंटरनेशनल फोर्सेस के या खिलाफ होगा सिचुएशन? देखिए, बहुत शुक्रिया लीना। पहली बात तो ये कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा अपने इब्तिदाई में कि ये कोई नई बात नहीं है। ये जो हो रहा है हमारे रेडार पे अगर नहीं भी था या दुनिया के रेडार पे नहीं था, क्योंकि और बहुत से मसाइल हैं अंदरूनी या बैरूनी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं हो रहा। ये जो है एक इन अ वे जो दुनिया की बसात है, मिडल ईस्ट को मिडल शायद इसलिए नहीं कहते कि वो ईस्ट का मिडल है, वो दुनिया की सियासत का मिडल बन जाता है अपनी जोग्राफिया की वजह से। और उस मिडल ईस्ट का मिडल एक तरह से शाम जो है वो तमाम एक खिचड़ी वाले इलाके में सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर आता है कि बटा हुआ है, वीक है, जंग है, डिविजन्स हैं, वो शाम है। तो ये इन अ वे इनएविटेबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसी सरप्राइज भी नहीं होनी चाहिए। जहां तक ये बात कि इसमें बड़ी कोई चालें हैं, मुझे तो कोई चाल नजर नहीं आती, क्योंकि जितने जो आप जिनको स्टेक होल्डर कह रही हैं वो खुद बेचारे सारे मसरूफ है अपनी अपनी चालों में, और इन अ वे ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ये सोचना कि जी अमेरिका ने कराया, अमेरिका बेचारा आजकल अमेरिका नहीं चला सक रहा, बाकी दुनिया तो चलाना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। लेकिन ये जरूर है कि हर चाल से हर जो दूसरी पार्टी है वो या उसमें वो स्ट्रेंथ आ जाती है या वीकनेस आ जाती है। इस वक्त इन अ वे असद को हटाने वाले या असद को कमजोर करने वाली बहुत सी पार्टीज हैं, लेकिन ये नजर नहीं आता कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो चाहेगी कि ये जो एक नई कुव्वत जो है, नई तो नहीं, जो अलकायदा से निकली थी, वो कंट्रोल कर ले। अफगानिस्तान के सिवा शायद आपको कोई ऐसी ताकत नहीं नजर आएगी। क्यों हुआ वो फैसल ने मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त उसकी निशानदेही है। इसका जो मुहर्रिक है वो ये नहीं है कि नई ताकत जो है वो ताकतवर हो गई। इसका मुहर्रिक ये है कि असद जो थे, जो पहले से कमजोर थे, वो और कमजोर हो गए। कमजोर कैसे हुए? उनके जो साथी हैं या उनको जो सपोर्ट करने वाले हैं, ईरान पे दर पर दर आपने देखा कि उसमें कमजोरी आई, खुसूसन इजराइल के हवाले से। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में भी और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में भी हमले वगैरह। रशिया जो उनका दूसरा बड़ा सपोर्टर है, वो इन्वॉल्व है यूक्रेन में, जो उसको वीक कर रहा है, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हिजबुल्लाह जो एक तरह से उनको सपोर्ट करते थे, उन पे आपने देखा कि इजराइल की वजह से और लबनान में जो हो रहा है उसकी वजह से और कमजोरी आई। सो इन अ वे ये जो है दिस इज ये कहानी अभी चल रही है। इसका आई डू नॉट नो कि इसका अगला हल क्या होगा, लेकिन एट दिस पॉइंट अमेरिका हो या ईरान हो या वो हिजबुल्लाह हो, दे वुड प्रेफर के असद कमजोर हो जाए। लेकिन मुझे कोई ऐसी वजह नहीं नजर आती कि दे वुड वांट कि असद जब कमजोर हो जाए तो उनकी जगह ये वाली फोर्स आ जाए।
इन अ वे अगर वो चाहेंगे भी, दो आई डोंट थिंक कि ये प्री मेडिटेटेड है, तो उनका इंटरेस्ट ये होगा कि असद निस्बतन कमजोर हो जाए लेकिन रिमेन्स इन कंट्रोल। फखर, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखें ये जो दोनों फैसल वड़ाई साहब या आदिल नजम साहब ने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें जो रीजनल फैक्टर्स हैं वो बड़ा अहम है। और उसमें रीजनल फैक्टर्स में भी ख़ास तौर के ऊपर तुर्की के हवाले से देखें, जब ये 2020 में सीज़ फायर हुआ था शाम में, ये जो खाना जंगी थी रुकी है, उसके बाद से जो उसमें जो रोल था वो रशिया का और तुर्की का बड़ा अहम रोल था इस सीज़ फायर में। और उसके बाद से निस्बतन शाम में ये जो खाना जंगी थी वो तो रुक गई और कुछ पीस जो है वो आया था, लेकिन उसके साथ साथ जो तुर्की है वो कंटिन्यूसली बशार अल असद की जो गवर्नमेंट थी उससे ये भी मुतालबा करता रहा कि इसका ये जो पीस है इसको बाकी हलकों या बाकी इलाकों तक भी एक्सटेंड किया जाए। और दूसरा जो तुर्की का इसके हवाले से वो था वो कर्दिश के हवाले से, जिस तरह फैसल वड़ाई साहब ने भी डिस्कस किया है, एक तो वो एलिमेंट है, और दूसरा जो तुर्की के अंदर जो सीरियन रेफ्यूजीज़ हैं वो 3 मिलियन से ज़्यादा हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उनको रिपैट्रिएट करके सीरिया के लिए, ये सारी चीज़ें थी जिसको लाइटली लिया जा रहा था बशार अल असद की गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये जो रिबेलियन की तरफ से वो मार्च शुरू हुआ है और की जो स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट्स है उनकी तरफ ये बढ़ रहे हैं, जिसमें आगे अगर ये जो हमस है उससे वो किया जाता है जो गेटवे है, उसके बाद एक तरफ जो रशियन जो फोर्सेस और जो एयर उनकी वहाँ पे वो डिप्लॉयड हैं, वो भी उसके लिए मेरा ख्याल है कि ये जो बशार अल असद की गवर्नमेंट है ये उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। उसमें वो फिर जो टर्किश के हवाले से जो मुतालबात हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। फिर जो दूसरा जो बशार अल असद के अपने जो एलाइस हैं, जिस तरह के आदिल नजम साहब ने भी कहा कि वो खुद मसरूफ़ हैं, चाहे वो रशिया हो, वो यूक्रेन वार में है, फिर इसी तरह जो ईरान है या हिजबुल्लाह है या हमास है, वो अपने अपने जो रीजनल उसमें वो मसरूफ़ हैं। तो इसलिए ये जो बशार अल असद के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर ये जो नई एक रिबेलियन का वो जो शुरू हुआ है उसके जो इनके ऊपर दबाव भी बढ़ेगा, और इससे शायद हो सकता है कि कोई एक मीनिंगफुल जो डायलॉग के ज़रिए ये इसका फिर दोबारा से कोई शायद हम जो एक पीस है उसकी तरफ बढ़ें, या फिर जो भी एक इसके ऊपर एक वो किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि ये आगे जाके वही जो फैसल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि इसका इख्तिताम क्या होगा ये अभी कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अच्छा फैसल, ऑफ कोर्स एक जुमले की बिल्कुल दुरुस्त कहा, टर्की इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। एक और प्लेयर को डाल देते हैं हम हांडी में, और वो है इजराइल। इजराइल यकीनन असद को नहीं पसंद करता, लेकिन ना ही वो HTS को पसंद करता है। अब एक सवाल ये बनता है कि जो भी इस वक्त हो रहा है उसके रिएक्शन में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इसमें कूद पड़ेगा। नन वुड वांट टू, लेकिन जिस वक्त इनमें से कोई भी प्लेयर कूद पड़ा किसी एक की हमायत में या एज अ थर्ड फोर्स, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूं, मेरे पास खबर कोई नहीं है, अगर इजराइल कहता है कि जी हमारे बॉर्डर पे है और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हम इसलिए स्टेबिलिटी के लिए हम अटैक कर रहे हैं, राइट, या कोई और फोर्स आ जाती है, तो जो एक परमानेंट प्रोजेक्ट है ना मिडिल ईस्ट को रीशेप करने का पिछले 60 साल का, ये उसका भी हिस्सा है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही कोई चीज है, लेकिन जब हम सुनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा कि हमास को कि जनाब मेरे आने से पहले तुसी ठीक हो जाओ वरना दस देंगे मैं तेनू, तो वो दस देंगे मैं तेनू का क्या मतलब होगा? उसका मतलब कोई ना कोई इस खित्ते में आपको बहुत सी ऐसी चीजें नजर आएंगी। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि कोई प्लान है कहीं या कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, लेकिन एक जगह जहां पहले ही एनार्की थी उस एनार्की को और एलिवेट कर दिया गया। लेकिन वो होता है ना, कई दफ़ा चीज़ें हो रही होती हैं, आप कहते हैं चलो अब हो ही रहा है तो उसको हम पहिए लगा देते हैं, वो वाली चीज़ आप कहना चाह रहे हैं बेसिकली। फैसल, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आगे बढ़ता हुआ? क्या आपको लगता है कितना कभी इम्कान है कि यहाँ पर आगे स्टेक होल्डर्स जंप इन करेंगे? और क्या आपको ये भी लगता है कि जो बागी ग्रुप्स हैं अगर वो हमास का कंट्रोल संभाल लेते हैं उसका क्या मतलब है फिर? आप समझें, इसको यूं समझें कि अभी पार्टी शुरू हुई है, वो इसलिए कि जैसे नजम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई नहीं चाहता कि असद को मुकम्मल तौर पे हटा दिया जाए, बल्कि आप सबको याद होगा कि लास्ट टाइम भी जब असद बिल्कुल शिकस्त खाने लगे थे तो ईरान और रशिया तो था ही, लेकिन अमेरिका वगैरह ने भी थोड़ी सी एक ब्लाइंड आई रखी थी ताकि स्टेबिलिटी तो किसी तरह से कायम रहे ना। बाकी लोगों के पास तो स्टेट को चलाने का ना तो तजुर्बा था और ना ही एक रेबल ग्रुप के हवाले आप मुल्क कर सकते हैं, ऐसे रेबल ग्रुप के जिसका आपको नहीं इल्म कि वो मुल्क किस तरीके से चलाएगा, आप
आपको मेडिटेरेनियन एक अफगानिस्तान तो नहीं आपको बना के दे देगा कि एक और मसला बन जाए आपके लिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो सारी हंडिया है ना, इसको पकाया भी इसी तरीके से गया है। मैं साजिशी थ्योरियों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। जो मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिन लोगों के पास पावर होती है उनके पास मैनूवर करने की, हालात को मैनूवर करने की सलाहियत भी होती है। पावर की यही डेफिनेशन है। और किसी भी जगह मुस्तकिल क्योस करने का कॉलोनियल फार्मूला ये था कि माइनॉरिटी को इक्तदार दे दिया जाए और उनको ऐसी पावर दे दी जाए कि जो मेजॉरिटी है वो मुस्तकिल उनके साथ एक क्लैश में आ जाए। और ये एक ऐसा क्लैश बनेगा कि फिर एक ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, और वो कभी भी इत्तेफाक नहीं हो पाएगा। बाहर बैठे हुए आप कहेंगे कि देखें ये लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जब मसला हल करने की बारी आएगी तो आप माइनॉरिटीज को ज्यादा राइट दे देंगे। तो असल में इस जगह पर यही हुआ है। मुसलसल उन ग्रुप्स को जो कि कुछ हालात का तकाजा भी था, मुसलसल फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अलवीज ज्यादा प्रिपेयर्ड थे, वो फौज में ज्यादा थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। सुन्नीज उस तरीके से नहीं थे, लेकिन अब सुन्नीज में इतने ग्रुप हैं वहां, हमें तो हयात तहरीर शाम एक नजर आ रहा है, यहाँ दर्जनों ग्रुप्स हैं। और पूरी दुनिया में से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दोनों भाई, कोई नहीं चाहता कि इन ग्रुप्स को यहाँ ला के स्टेज पर बिठा दिया जाए। इसलिए मुझे एक मुहिम सी उम्मीद है कि हम्स को बचा लिया जाएगा, क्योंकि अगर हम्स को नहीं बचाया गया तो आप समझें कि मेडिटेरेनियन सी पे बहिरा रोम के 3 शहर बच जाएंगे, तरतूस और अंताकिया और एक और छोटा सा शहर जहाँ पर रशियन एयर बेस है, नेवल बेस है, एक उसकी हेलीकॉप्टर बेस है। और याद रखें यही 193 किलोमीटर की छोटी सी पट्टी है जिसमें अलवीज हैं सबसे ज्यादा। बशारुल असद की यही बेस है। अगर हमस पे कब्जा कर लिया तो ये तो बेस घेरे में आएगी। और इस घेरे में आने का मतलब क्या है कि तुर्की का जो नाइटमेयर है, तुर्की का जो खौफ है कि उसके बॉर्डर के ऊपर कुर्दिश, उसके एनिमीज पावरफुल ना हो। अब देखें उसके 65% बॉर्डर पर तो कुर्दिश पावरफुल हो गए। अब एक रह गया उसका नॉर्थ बॉर्डर जो अब शाम के साथ लगता है, अंताकिया के साथ। अगर यहाँ भी अलवीज को कैद कर दिया गया तो समझा तो अलवीज के सामने तो यही सूरत-ए-हाल होगी ना कि मुझे टर्की ने अपनी बैक फोर्सेस से शिकस्त दी है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि टर्की के पूरा ईस्टर्न बॉर्डर उसके दुश्मनों के हाथ में चला जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि तुर्की ये चाहेगा कि मेरे नॉर्थ में भी मेरा दुश्मन हो और ईस्ट में भी कुर्दिश मेरा दुश्मन हो। और उसने तो उसको उनकी एक पार्टी को दहशतगर्द करार दिया हुआ, अमेरिका भी उसको मानता है। तो मेरा ख्याल है कि इस मौके पर कोई ना कोई एल्डर्स इंटरवीन करेंगे और हम्स को या दमिश्क को बचाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसराइल एक ऐसा प्लेयर मुझे नजर आता है कि जिसका फॉर द टाइम बीइंग उसका एक फायदा जरूर है कि हिजबुल्ला और ईरान को डेटर करने के लिए, उनकी तवज्जो बटाने के लिए, उनकी सप्लाई लाइन काटने के लिए उसको एक अच्छा एक रास्ता सूझा है कि वो इनको यहाँ मसरूफ कर दे और यहाँ ये लड़ते रहेंगे तो उसके पास एक स्पेस आ जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है फ़खर कि इन हालात में इसराइल उस तरह ऑल आउट जाएगा और उसके लिए ये बेहतर ऑप्शन होगा? ऑल्सो ये भी कहिएगा कि जो बाकी मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं, ख़ासकर मुसलमान ममालिक, उनका इसमें क्या इंटरवेंशन हो सकती है या स्टांस हो सकता है? देखें, वही बात है कि ये जो पहले आदिल नजम साहब ने भी कहा कि ये जो भी इतने इसमें जो की प्लेयर्स हैं या मेजर प्लेयर्स हैं, वो अगर कोई भी कूदा तो उसके लिए बिल्कुल सोच समझ के और गौर करके ही ये करना पड़ेगा, चाहे वो सऊदी अरेबिया के हवाले से हो या तुर्की के हवाले से हो या इसराइल के हवाले से हो। मेरा नहीं ख्याल कि अभी फ़िलहाल वो इतनी जल्दी वो कोई इस पूरी उसमें जो दोबारा से वो कूदेंगे। तुर्की के हवाले से वो कह सकते हैं, जिस तरह ये फैसल वड़ाई साहब ने भी कहा कि वहाँ पर जो कर्दिश ख़ासतौर के ऊपर ये जो अभी इलाके HTS ने खाली करवाए हैं, उसमें ज़्यादातर वो इलाके थे जो कुर्दों के पास थे, जो उनका पीपल प्रोटेक्शन यूनिट एक वहाँ पे वो डिप्लॉयड था कुर्द्स की तरफ से, जिसको तुर्की ने एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ था, वो इन्होंने वो कराया है। लेकिन वही बात है कि डायरेक्ट जो इंटरवेंशन की बजाय वही है कि प्रॉक्सीज के ज़रिए ही मेरा ख्याल है कि इसके वो ऑपरेट कराएंगे। और ये जो अभी भी रिबेलियन है ये प्रॉक्सीज के ज़रिए ही चलाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन होगी, चाहे वो इसराइल हो, तुर्की हो, सऊदी अरेबिया हो या बाकी कोई ममालिक हों। अच्छा, सॉल्यूशंस, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ मजीद क्या हो सकते हैं? जी फैसल, अच्छा फैसल का एक जुमला ले लें, फैसल का एक जुमला ले लें, उसके बाद विल टेक अ ब्रेक। सॉरी आपका जुमला नहीं आया फैसल। छोटी सी बात माजरत के साथ कि
इंटरवीन किसी पावर ने इस तरह की वॉर में डायरेक्ट नहीं करना होता। वॉर इज अ कॉस्टली बिजनेस, दुनिया का सबसे महंगा शौक है। तो आप जब एक रॉकेट भी फायर करते हैं तो बहुत से लोगों की एक साल की इनकम उतनी नहीं होती। एक दिन का जंग का खर्चा बड़े बड़े शहरों का एक साल का खर्चा होता है। तो इसलिए वो अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करते हैं। जब इसराइल इस मैदान में आएगा तो खुद नहीं आएगा। तुर्की कौन सा खुद है, अमेरिका कौन सा खुद है, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है, इसीलिए हम मुख्तलिफ ऑप्शंस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और पॉसिबिलिटीज़ जानना चाहते हैं कि मज़ीद इसके ऊपर क्या निकल सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। शाम की खाना जंगी के ऊपर हम बात कर रहे हैं और एक जो नई लहर सामने आई है, नई पेशकदमी हुई है, उसके ऊपर ख़ास तौर पर हमारी तवज्जो है। डॉक्टर आदिल नजम साहब, आप बताइएगा हमें, अब आप आगे मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ क्या देख रहे हैं? अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो टेबल के ऊपर ऑप्शंस हैं और उनमें से आपके ख्याल में बेहतरीन क्या है? इतनी मेरे में अगर गलती है कि मुझे पता होता कि आगे क्या होने वाला है तो मैं इधर थोड़ी बैठा होता। लेकिन पहला तो मुझे तशवीश ये है कि इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिजॉल्व करने का इंटरेस्ट किसी को नहीं है। अच्छा। ना असद को है, ना तुर्की को है, ना अमेरिका को है, ना इसराइल को है। जिस चीज़ को रिजॉल्व करने का थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा और यकीनन होगा, वो ये जो करंट सिचुएशन है उसको मैनेज करने का इंटरेस्ट होगा। सो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट तो किसी का नहीं है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये है कि अच्छा यार ये चलता रहे। दूसरी मुझे तशवीश ये है कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, मेरे ख्याल में हम कई बार जो है ना, बहुत बड़ी ताकतों को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे देते हैं कि उनके पास बड़ी पावर होती है। बहुत सारी तारीख एमी हो जाती है। जब वो हो जाती है तो उसके बाद मेरे जैसे प्रोफेसर जो है ना, उस पर भी कहानी डाल देते हैं कि यार ये इसलिए हुआ, उसलिए हुआ। इसलिए एमी हो जाती है कि हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं दूसरी जगह, यूक्रेन में होते हैं, इसराइल में होते हैं, सऊदी अरेबिया में होते हैं। एक मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा, जो हम फॉरवर्ड लुक करते हैं, तो एक लफ्ज़ जिसका अभी तक जिक्र नहीं आया, मेरे ख्याल में हम सुनेंगे बहुत ज़्यादा अनकरीब, और वो है ड्रग्स। कि अगर जो भी इंटरवेंशन होगी, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, तो आप सडनली आप सुनेंगे कि जनाब सीरिया जो है वो रीजन में ड्रग्स का गढ़ हो गया, विच इज ट्रू, उसमें गलत बयानी नहीं है। और सऊदी अरेबिया भी उसकी तरफ से आएगा, दूसरे भी आएंगे कि जनाब इसको मैनेज करने की एक वजह ये है कि ये इस सारी कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान, जैसे हमें याद है ना, अफगानिस्तान में भी ऐसे ही था, और शायद है भी, लेकिन सो जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो रूल ऑफ लॉ ब्रेक होता है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं जो नहीं होनी चाहिए वो वहां शुरू हो जाती हैं। सो बोथ एज ए रियल इशू और एज एन इशू जिसकी जो वजह बन सकती है किसी किस्म की इंटरवेंशन को, बड़ा ज्यादा लफ्ज इंटरवेंशन का मतलब ये नहीं है कि कोई कूद पड़े, इंटरवेंशन का मतलब ये है कि उसको मैनेज करने की कोशिश की जाए। हाँ, तो वो एक चीज आपको जरूर आएगी। यकीनन प्रॉबली आपको यूरोप से भी और यूएन वगैरह से, बड़ी ताकतों के हवाले से एक किसी किस्म का गुफ्तगू नजर आएगी कि यार इसको रोक देना चाहिए, मैनेज कर देना चाहिए, सीरिया के अवाम को खुद मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसकी शक्ल क्या होगी, मुझे नहीं नजर आता कि कोई पार्टी ऐसी है जिसका इंटरेस्ट है कि यार इसको हल करो इस वक्त, या जिसके पास वक्त है कि इसको हल करो इस वक्त। आप गजा को नहीं कर सके तो सीरिया को कहाँ करेंगे? तो ये मैनेजमेंट जो है ये किस फॉर्म में हो सकती है? क्या कहेंगे जो स्टेटस को है, यानी जहाँ तक बागी ग्रुप्स हो गए वहाँ तक कर लो, या कोई सेटलमेंट हो सकती है? और अगर वो सेटलमेंट होती है तो उसकी शक्ल क्या होगी? अगर एक लफ्ज में कहूँ तो प्रॉब्ली कंटेनमेंट की तरफ होगा रादर देन रेजोल्यूशन, कि जो इस वक्त एक तूफान है उसको कंटेन कर लो, मैनेज कर लो, रादर देन के उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए जितनी आपको एक पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए वो कोई खर्च करने की कोशिश उसके पास नहीं है। और आपने सवाल भी बिल्कुल सही पूछा कि जो सो कॉल्ड मुसलमान दुनिया है, वैसे तो मुझे नहीं पता ये कहाँ होती है मुसलमान दुनिया, किसी दिन मिलूंगा मैं भी इससे, लेकिन जो भी है मुसलमान ममालिक खित्ते के, वो तो उस फ्लक्स में है। अगेन आई गो बैक टू दिस थिंग कि हम एक तारीखी दौर में हैं जहाँ जो दुनिया की बिसात है, जिसका ये सेंटर है, वो इस वक्त बिखरी हुई, और ये उस बिखराव का एक रिजल्ट है rather than एक चाल उस बिसात में। फैसल, अभी आपने कहा कि तकरीबन 65% एरिया के ऊपर काबिज हो चुके हैं और फिर आगे बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं बागी फोर्सेस। अगर जैसे आदिल नजम साहब की बात के ऊपर ही बिल्ड ऑन करके आगे चला जाए कि जैसा है वैसा ही कंटेन कर लिया जाए, ये 65% एरिया बागियों के कंट्रोल में होना, कुछ फीसद असद के कंट्रोल में होना,
क्या ये वर्कआउट करता है तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए? मैंने कहा था कि टर्की के 65% बॉर्डर पर ऑलरेडी कुर्द पावरफुल हो चुके हैं। ओके ये मैंने कहा था, जो फोर्स है, मैं इसकी बात कर रहा था। जो ये है जो सीरिया का है, या तो तहरीर शाम, ये अभी इतने एरिया पर काबिज नहीं हुए, लेकिन ये अहम तरीन रोड के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो गए हैं। अब ये है कि डेफिनेटली आई विल एग्री विद दिस कि आपको कंटेनमेंट ही करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि वहां पर सिर्फ ड्रग्स का कारोबार तो इस वक्त भी हो रहा है, जोरों पर है। उसके बाद ये कि जो कुर्दिश एरिया है नॉर्थ में, उसके पास तेल है, तेल उस एरिया में है। तो क्या कुर्दिश जिन्होंने उस एरिया में कुछ स्टेबिलिटी दी है, जो टर्की को तो कबूल नहीं है लेकिन अमेरिका को तो कबूल है वो, तो अब ये है कि जो प्लेयर अपने अपने इन पांचों एरियाज में से जितने ज्यादा एरिया पे कंट्रोल रख सकता है, मेरा ख्याल है कि इसी तरह कंटेन करके कोई ना कोई बात होगी। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी कतर में, दोहा में एक पीस मीटिंग चल रही है। वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जो इनिशियल गुफ्तगू कर रहे हैं। जाहिर है जब बात स्टार्ट होती है तो एकदम से आप शरायत नहीं लेके आते, लेकिन इस वक्त वहां लोग मौजूद हैं, रशिया और टर्की के लोग हैं, तालिबान ईरान के भी शायद हों। वो इसी पर बातचीत कर रहे हैं कि इसको रोकना कैसे है और अपने लोगों को एवैक्यूएट कैसे करना है। बशारुल असद की जहां तक बात है, मेरा ख्याल है कि जब तक कोई डील नहीं हो जाती उनको दमिश्क में बचाया जाएगा, क्योंकि अगर आपने उनको गिरा दिया, अगर या उनको गिरने दिया, तो उसके बाद तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। जो फोर्सेस हैं इस वक्त जो रेबल कर रही हैं, आप इन पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते हो। और अगर ये वहां तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि फिर तो आप इसको सुलझा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि बशारुल असद बेशक टायरेंट है, जालिम है, लेकिन वो एक रैशनल प्लेयर के तौर पर खेल रहा है वहां। और एक और बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि जब जिन कौमों की हिस्ट्री खून से लुथड़ी हुई हो, वहां इतनी जल्दी कंसेंसस हो नहीं पाता। यही बशारुल असद के वालिद ने इसी M5 पर, जो अभी लास्ट इन्होंने शहर टेक ओवर किया है हमा, 82 में इन्होंने यहाँ मैसेकर किया था। अभी आप गजा में बात करते हैं, 40-43 हजार लोग मारे गए हैं। इन्होंने उस शहर का घेरा डाल के 2 फरवरी से 28 फरवरी तक 1982 में 40,000 के करीब लोग मार दिए थे। इट कैन बी एग्जैजरेटेड, लेकिन 27,000 से 40,000 का फिगर ह्यूमन राइट्स सीरिया वाले इसका देते हैं। और उनको बंद करके और 1 लाख लोगों को वहां से निकाल दिया था। मुस्लिम ब्रदरहुड की वो एक अपराइजिंग थी, वो थोड़े से लोग थे, लेकिन इस तरह इसको बुरी तरह उन्होंने क्रश किया था। रफ़तुल असद इनके चचा थे जो अब हुक्मरान है। तो इसमें बहुत सा खून है, बहुत रंजिशें हैं। जो आपने देखा कि उसके तहरीर शाम के जब लोग आए इन शहरों में, तो लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हॉर्न बजा रहे थे, तो वो कोई उसकी तहरीर शाम के बहुत मद्दाह नहीं थे। असल में उनके बड़ों ने जो जख्म खाए थे, तो उसकी शिकस्त पे, अपने दुश्मनों की शिकस्त पे थोड़ी जश्न मना रहे थे। इसलिए ये इतनी जल्दी सेटल नहीं होगा। ये एक नया दलदल खुल गई है, एक गिरा खुल गई है। तो आप समझें कि एक पार्टी शुरू हुई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जंग आपको बड़े बड़े ग्रुप्स जो अपने अपने एरियाज को हैंडल कर सकें, बस वहां आपको एक कंटेनमेंट पॉलिसी, जैसे आदिल साहब ने कहा, उसी तरह इसको एक फ्रीज कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर इसको लेके चलना पड़ेगा। हल इसका कोई नहीं। आदिल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? 1 सेंटेंस कि इंटरवेंशन हमने, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं अपने इलाके से और अपनी हमारा अफगानिस्तान खुसूसन और दूसरे हमारी पड़ोसियों से इंटरवीन करने का एक तरीका ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि आप जो 2 साइड्स आपको इस वक्त नजर आ रही हैं उन्हीं की किसी साइड पे चले जाएं, कि असद पे या तहरीर शाम पे। एक तरीका ये होता है कि आप तीसरी साइड एक ले लेते हैं, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड रेबल ग्रुप्स हैं, ये कौन सी कोई बहुत मुअज़्ज़म सॉर्ट ऑफ यूनाइटेड फ्रंट है। इनकी जो डिवीजन्स हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं, बल्कि उससे ज्यादा हैं जो बाकी शाम की हैं। सो इंटरवेंशन का एक तरीका ये भी होता है कि आप किसी और को जो है स्ट्रेंथन कर देते हैं, ताकि एक स्टेबल इंस्टेबिलिटी रहे। मीनिंग कि जैसे यहाँ पे कौन हो सकता है वो तीसरा? आई डू नॉट नो, लेकिन बहुत से ग्रुप हैं और अमूमन ऐसा होता है कि जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होता, उसको सडनली जो है ना मुहैया होना शुरू हो जाते हैं पैसे भी और हथियार भी, और वो राइज हो जाता है। अगर आपको याद हो, जब अफगानिस्तान का सोवियट्स उधर थे, तो ग्रुप्स जो थे वो कहीं से निकलते थे, सडनली बड़े हो जाते थे, बिकॉज आपको
आपको कुमक चाहिए होती है। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि मेरे पास कोई खबर है कि कौन होगा। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि इस किस्म की जो सिचुएशंस हैं वो तारीख हमें ये बताती है कि वो एक स्टेबल इंस्टेबिलिटी की तरफ भी कहीं जा सकते हैं। हमारे लिए सोचने वाली बात ये है कि जो भी होगा उसका कुछ ना कुछ मलबा जो है किसी न किसी तरीके, वो कभी वो ड्रग की सूरत में आएगा, कभी वो रीजनल स्टेबिलिटी की सूरत में आएगा, कभी वो जो हमारे सो कॉल्ड दोस्त हैं उनकी डिस्ट्रैक्शन में आएगा। मैं एग्जैक्टली अगला राउंड इसी के ऊपर करना चाहती थी कि हमारे लिए इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस ज़्यादा उससे कनेक्ट कर सकती है। जब बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है लेकिन अपने ऊपर गुजरती है तो फिर एहसास होता है ज़्यादा। हम देख तो रहे होते हैं दूर से। फ़खर, आप इसको आगे जाते हुए कैसे देख रहे हैं, और अगर मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या ये मामला कंटेन हो जाएगा, कितनी जल्दी, कितनी स्विफ्टली, या फिर आप इसको मज़ीद बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि जैसे गज़ा का मामला था, सब प्रिडिक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फैक्टर्स आएंगे दरमियान में, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकल आएगा, लेकिन वो भी साल खिंच ही गया। देखिए अलीना, मेरा ख्याल है कि ये कंटेन हो ही जाएगा, जिस तरह आदिल नजम साहब भी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मेन जितने भी की प्लेयर्स हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईरान हो या बाकी टर्की हो, वो कोई भी नहीं चाहता कि ये एस्केलेट करे और आगे तक बढ़े। ये जितना भी रिबेलियन के हवाले से वो किया जा रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का और उसके साथ साथ जो इसराइल हो या फिर ईरान हो, वो आपस में इतना ज़्यादा उलझे हुए और इतने मामलात हैं कि ये कोई भी नहीं चाहेंगे कि वही बात है जो इन्होंने भी कही है, वड़ाई साहब ने भी, कि ये कोशिश यही होगी कि दमिश्क तक ना जाने दिया जाए और इवन हमस को भी शायद बचा लिया जाएगा। तो बज़ाहिर यही लगता है कि ये अभी रिबेलियन थोड़ा सा कुछ वो हो, लेकिन ज़्यादा इसको एस्केलेशन से या उसकी तरफ वो नहीं जाने दिया जाएगा और कंटेन की तरफ ही कोशिश होगी तमाम की प्लेयर्स की तरफ से। अच्छा फैसल, नाउ स्पेकुलेटिव लेकिन टफ क्वेश्चन, खित्ते में ये जो तालिबान, दाइश और बाकी ग्रुप्स का बढ़ता हुआ असर और रसूख है, इसका क्या मतलब है पूरे रीजन के लिए और ये किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है? इसका मतलब ये है कि हम लोग सीरियस नहीं हैं किसी मसले को मुस्तकिल हल करने के लिए, और आपस में एक दूसरे पर ज़रा भी हम इत्तेफाक नहीं करते। देखिए, दुनिया की तमाम जंगों के पीछे जो कोई एक रीज़न तो हम नहीं तलाश कर सकते, लेकिन अगर कोई एक लफ्ज़ आज तक ढूंढा गया है तो वो है डिस्ट्रस्ट, एतमाद नहीं होता हमें। हम ये डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं ये आज तक एक जगह पर इसलिए नहीं बैठ सके कि ये आपस में कोई एतमाद नहीं करते, और हम भी हर एक से कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। शाम का जो इस वक्त एक द्योग खुल गया है, उसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पर्सनल इंटरेस्ट, ज़ाती इंटरेस्ट, देखें ईरान की एक लॉन्ग गेम है, मैं उसको ज़ाती इंटरेस्ट उसका नहीं लेता। इसराइल की एक लॉन्ग गेम है, उसका भी मैं ज़ाती इंटरेस्ट नहीं मानता। टर्की का इसमें फर्स्ट इंटरेस्ट है शाम के अवाम के बाद। पहला इंटरेस्ट टर्की का है क्योंकि उसके अंदर 2 से 3 मिलियन रिफ्यूजीज ऑलरेडी हैं और कुर्दिश उसके बॉर्डर पर हैं, और ये उसकी दुखती हुई रग है, और उसके मुल्क में वो समझता है कि सारी दहशतगर्दी जो है उसका बड़ा हिस्सा कुर्दिश के जरिए आता है, पीकेके से। अच्छा, इसलिए वो नहीं चाहेगा कि किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई लंबी चले या यहाँ पर एक क्योस आ जाए, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पर है। आप यही समझें जैसे अफगानिस्तान हमारे बॉर्डर पर है और हमारे बॉर्डर पर वहाँ इतनी बड़ी जंग लग जाए कि वहाँ से मिलियंस ऑफ लोग यहाँ आने लगे, और इस तरह के लोग जिन्हें हम अपना दुश्मन समझते हैं, तो वो उसके लिए एक प्रॉब्लम होगा। हमारे खित्ते में जो आपने कहा कि बहुत से छोटे छोटे ग्रुप फैल गए हैं, इसकी वजह तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल सवाल है, लेकिन जो इसका जवाब है वो मैं देना चाहता हूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुख्तसर वक्त में दे सकूंगा, क्योंकि उसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान और जो मुस्लिम जहन है वो अभी इस काबिल ही नहीं है कि इस काबिल ही मेजॉरिटी में इत्तफाक़े राय से उस जगह पर नहीं आया कि उसने स्टेट क्राफ्ट कैसे चलाना है। वो अभी तक एक सिपा सलार और एक घोड़े पे बैठ के आने वाले तलवारबाज या एक मुंह लपेटे हुए क्लैशनिकोव शख्स को ही अपना लीडर समझता है। जब तक हम एक स्टेट क्राफ्ट, मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट, जहाँ की दुनिया 50-60 साल 100 साल पहले पहुंच चुकी है, हम अगर उस नेशन स्टेट की तरफ जब तक नहीं जाएंगे और उस तरह की आर्मीज और उस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन और उस तरह से स्टेट क्राफ्ट नहीं करेंगे, हम इनसे नहीं बच सकेंगे। मेरा ख्याल है इसे मुख्तसर जवाब में नहीं दे आदिल साहब के पास फिर यही सवाल ले जाते हैं, आदिल साहब से समझने की कोशिश करते हैं। वो टीचर भी है ना, हमें बड़ी अच्छी और सादा ज़बान में समझाते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए
आदिल साहब, आप हमें समझाने सवाल का वो कैसे जवाब दें? सवाल तो मैं भी मुख्तसर नहीं कर सकूंगा। एक पहले मुझे गुजारिश की इजाजत दीजिए, मैंने कंटेनमेंट का लफ्ज जरूर इस्तेमाल किया था, लेकिन कंटेनमेंट कोई अच्छी चीज होना जरूरी नहीं है। कंटेनमेंट का मतलब हल नहीं है, क्योंकि इजराइल के हवाले से तो उन्होंने गजा को कंटेन कर लिया। मैं अगेन बारी बारी गजा पे इसलिए आ रहा हूँ कि जो बसात खुली हुई है उस पे बहुत से जो है रिश्ते हुए वूंड्स हैं, जो जब कंटेन हो भी जाता है तो मसला खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही। एक बात तो ये, जहां आपका सवाल है मेरे ख्याल में बहुत अच्छा सवाल है वो, कि एंड अगेन आई डोंट हैव एन आंसर, लेकिन आई डू हैव सम थॉट्स ये हैं कि जब इस किस्म की चीज होती है तो बहुत से दूसरे ग्रुप जो होते हैं, जो उस वक्त 4 लोग के होते हैं, 5 लोग के होते हैं, 50 लोग के होते हैं, उनको एक तरह से शय मिलती है, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ये देखो अगर इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर लेता हूँ। और हम ये अपने नक्शे पे पॉप मार्क देख रहे हैं कि बहुत सी जो एक रिजेंटमेंट है या जो एक डिससैटिस्फैक्शन है ग्लोबल ऑर्डर से, उसके खिलाफ जब आवाजें उठती हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उठें। हमने अगेन, मैं अपनी तारीख पे जाता हूँ, हमने देखा कि जब हमारे इलाके में कहीं कोई एक मुहिम कामयाब होती थी तो बहुत सारी और मुहिमें जो थी, बहुत सारे और जो लोग थे या उसको ज्वाइन कर लेते हैं या उसी किस्म की दूसरी बना लेते हैं। जब हम इस तहरीरुल शाम की बात भी करते हैं, कहते हैं कि ये अलकायदा से निकला, तो अलकायदा से क्यों निकला? इसलिए निकला कि उन्होंने देखा कि जनाब ये कोई इम्पैक्ट कर सकें। उनकी एक अपनी थॉट थी कि हम शायद दूसरे तरीके से कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो दुनिया को तशवीश होगी, मुल्कों को, बड़े मुल्कों को तशवीश होगी, बिलशुमूम तुर्की, बिलशुमूम सऊदी अरेबिया, बिलशुमूम अमेरिका, बिलशुमूम रूस, वो ये होगी कि ये जो मूवमेंट्स हैं जिसको हम अभी अगर शायद कंट्रोल कर भी सकते हैं, ये एक ऐसी नहज पे जा रही है जहां हम नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। और ये लेसन तो हम पाकिस्तानी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं ना कि बनाना आसान है, लेकिन ये सोचना कि बनाने के बाद मैं कंट्रोल करता रहूंगा, इंज तो नहीं होता। वो तो हम देखते हैं फिर बाद में क्या होता है। हाँ, सो ये जो लेसन है, आई थिंक दैट इज व्हाट आल्सो वरीज कि अगर ये जो है, ये जो मुहिम, ये जो ग्रोह है, जिसको आप एक्सट्रीमिस्ट कह लें, जिसको आप जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें, वो रूस के अंदर भी है, वो अमेरिका के अंदर भी है। सो इन अ वे जब हम मोमेंट ऑफ हिस्टोरिकल फ्लक्स में हैं, जो हम हैं, तो दुनिया में एक टर्बुलेंस है, एक तो उसमें नई फोर्स का उठना जो है वो पुरानी फोर्सेस के लिए ऑलरेडी एक डिफिकल्ट चीज होती है, एंड दैट इज व्हाट इज पार्टली हैपनिंग इंक्लूडिंग इन सीरिया। वैसे क्या आप ऐसा देखते हैं कि ये जो नई फोर्सेस हैं ये इतनी ताकतवर कहीं ना कहीं जाकर हो जाएं कि गालिब आ जाएं पुरानी फोर्सेस के ऊपर? कि बहुत दूर की है, कि बहुत दूर की है? आई डोंट, लेकिन what जो तारीख हमें बताती है कि होता ऐसे ही है कि फोर्सेस उठती हैं, उनमें से कुछ रह जाती हैं, कुछ नई शक्लें ले लेती हैं। देखा, हमने 1914 भी देखा है, हमने उससे पहले 1810 भी देखा है। सो जब मोमेंट ऑफ टर्बुलेंस होती है, मेरा गुजारिश सिर्फ ये है कि हम एक मोमेंट ऑफ टर्बुलेंस में, एक तरीका था दुनिया को चलाने का जो पिछली एक दिहाई से इस वक्त अंडर प्रेशर है। कि आखिरी लफ्ज में फिर तो आई एम सॉरी, आई एम स्पीकिंग टू मच। हमारे जो दोस्त हैं वॉशिंगटन में, ट्रम्प साहब, उनको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि वो जो है ना, जोकर वाला जो पत्ता होता है ताश में, जो कुछ भी कर सकता है, जिसका कुछ पता नहीं कि वो क्या कर सकता है। इन अ वे आई डू नॉट थिंक ही हैज अ पोजीशन ऑन दिस, और यही डर है कि एज ए मेजर पावर कमिंग इन, और जो वो चाहेंगे कि मैं कुछ दिखाऊं कि यार मैंने दुनिया को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उनका तो यकीन ये है ना कि मैं कर सकता हूं, उसमें कुड ही डू समथिंग सो सरप्राइजिंग जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज वो ट्रम्प है। बट अगर वैसे देखा जाए, उनकी तो ही स्टेज वेरी क्लोज टू होम, अपने जो मफादात हैं उनको अमेरिका फर्स्ट एंड ऑल ऑफ दैट, ट्रेडिशनली तो उसी से स्टिक करते रहे हैं। बट आई एग्री विद यू कि अनएक्सपेक्टेड भी हैं। ज़्यादा चांसेस किसके हैं? मेरे ख्याल में अनएक्सपेक्टेड वो, मैं कह रहा था कि अनएक्सपेक्टेड हम किसको कहते हैं? हम उस शख्स को अनएक्सपेक्टेड कहते हैं जिसकी लाइन ऑफ थिंकिंग हमें नहीं पता। और लाइन ऑफ थिंकिंग हमें किसकी नहीं पता होती? जिसकी कोई लाइन ऑफ थिंकिंग होती ही नहीं। वो शख्स जो है, वो उसका इंटरेस्ट फर्स्ट अमेरिका नहीं, उसका फर्स्ट इंटरेस्ट वो खुद है। पॉपुलैरिटी एक ड्रग है, दौलत एक ड्रग है, शोहरत एक ड्रग है,
और भी बाकी ड्रग्स के मर्जी आप नाम ले लें, तो लोग इसमें आ जाते हैं। और जो लोग नहीं होते वो ये नहीं समझते कि एक शख्स मुसलसल इस तरह के क्यों डिसीजन कर रहा है। आप देखें बर्गर बेचना, टिकटॉक अपनी वीडियोस बनवाना, जो रोगन के साथ 3-3 घंटे के पॉडकास्ट उस वक्त करना जब उसका एक जलसा बाहर वेट कर रहा है, तो ये उसका माइंडसेट आपको बताता है कि उसकी लाइन ऑफ थिंकिंग, उसकी पर्सनैलिटी का ज्यादा से ज्यादा उजागर करना है। तो बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने, वो कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप भी ले सकते हैं। और वो मेरे ख्याल में ड्रास्टिक स्टेप जो है वो ये है कि वो कोई स्टेप नहीं लेंगे, बातें बहुत करेंगे, क्योंकि उनसे पहले जो प्लेयर व्हाइट हाउस में, पेंटागन में हैं, वो मैक्सिमम स्पेस जो रैशनली डिसीजन की थी वो ले चुके हैं। तो जब ये इस तरह का एक गिरा खुलती है और एक दलदल बन जाती है ना, तो वो फिर अपना रास्ता खुद एक वक्त में आकर बनाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप समझें एक बोतल में आपने काफी सारी चीजें जो हैं मुख्तलिफ साइज की और मुख्तलिफ शेप की रख दी हैं। अब उसको हिलाते रहें तो एक वक्त आएगा कि वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। तो अगर इन चीज़ों को वक्त दिया जाए और तो शायद ये कभी बैठ जाएं। लेकिन बदकिस्मती मिडिल ईस्ट के साथ और हमारे मुल्क के साथ भी ये है कि चीज़ों को कभी उस बोतल में अपनी जगह बैठने का वक्त ही नहीं दिया जाता। तो उनको मुसलसल हिलाया जुलाया, उनको खींचा तानी में वो मुसलसल एक ट्रबल में रहती हैं। तो ये मेरी इस पे से है। फ़खर, कंक्लूडिंग कमेंट्स। बिल्कुल, ये जो ट्रंप वाली आप बात कर रही हैं, देखिए हमें ये भी देखना होगा कि ट्रंप का वहाँ पे अमेरिका के अंदर भी अपनी जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है उनसे भी उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और अमेरिकन मीडिया ये इस हवाले से बारहा वो रिपोर्ट कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ट्रंप का जो है वो कोई भी एक्शन वो कोई फाइनल होगा। ये देखना होगा कि जो वहाँ की अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या अलाउ करती है ये ट्रंप को, या वो उनके साथ देती है या नहीं देती, तो उसके बाद ही वो देखा जाएगा। बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर मजीद डिस्कस करते हैं इसको। वेलकम बैक। अगर मैं आप तीनों हजरात से अगर क्विकली रेट करवा लूं कि कितना बड़ा ख़तरा आप लोग फोसी करें, ये जो नई आई नो बड़ा डिफ़िकल्ट है बट हमारे ऑडियंस के लिए समझने में आसानी के लिए, फैसल आपसे शुरू करते हैं। कितना बड़ा ख़तरा अगर आपको 100 में से रेट करना हो तो? किसके लिए? खित्ते के लिए, ये कॉन्फ्लिक्ट की नई ब्रांच। ये खित्ते के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इससे बाहर निकलेगा। ये जो शाम में इस वक्त हम मसला देख रहे हैं, ये आप एक बात पे आप इत्मीनान रखें कि ये शाम की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। हाँ, शाम के लिए ये एक तबाहकुन बात है, इसको बड़े खतरनाक नतीजे दिखने पड़े। आदिल साहब, मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना फैसल का है। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा खतरा है और ये सेंटर है, चाहे हमारी अटेंशन का सेंटर हो या ना हो। ये सारा मशरिक़ वुस्ता का मसला जो आज से 70 साल पहले शुरू हुआ था बाय ट्राइंग टू मैनेज द रीजन। ऐसे ही हुआ था ना, एक भाई को एक मुल्क का बादशाह बना दिया, दूसरे को दूसरा बना दिया। इसको आप जब मैनेज करने की कोशिश करेंगे, सो इट इज अ बिग इशू। आई विल रेट। ठीक है फ़खर। मैं भी ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा इशू बनेगा, ख़ास तौर के ऊपर जो इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट है उससे जो नज़रें हटाने के लिए। तो उसका मेरा ख्याल है कि ये आगे जाके शायद एस्केलेट हो सकता है अगर टाइमली इसको जो है वो कंटेन ना किया गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। फ़खर दुरानी साहब और ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर आदिल नजम साहब और फैसल वलायत साहब भी हमारे साथ आज मौजूद थे। बड़ी अच्छी तरह से तीनों ने हमें एक्सप्लेन किया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।